मई 2018 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितनी भी आरटीपीज हैं और जितनी भी एमटीपीज हैं, उन सब का इन डेप्थ एनालिसिस करके क्या पेपर प्रेडिक्शन रहने वाला है नवंबर 2024 का। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट कौन सी रहने वाली है, 70-100 स्ट्रेटेजी जिससे हम आसानी से शॉर्ट 70 प्लस का टारगेट कर सके, वो मैं आपको दूंगा। वेटेज क्या रहने वाला है वो मैं आपको दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होने वाले हैं टू इंप्लीमेंट दिस 70-100 स्ट्रेटेजी, वो मैं आपको दूंगा। मोस्ट आस्क्ड क्वेरीज कि सर इंडेक्स 115 कैसे करें, फॉरेक्स कैसे करें, डेरिवेटिव कैसे करें, पोर्टफोलियो कैसे करें, अभी तक रिवाइज नहीं हो पाया क्या करें, पूरा इन डेप्थ पीडीएफ में आप लोग के लिए बना के लेकर आए हूं सर, इन डेप्थ। और उसके अलावा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स जिससे आप लोग का प्रिपरेशन का जो लेवल है ना वो नेक्स्ट लेवल चला जाएगा और आपको बातें पता चलेगी कि आंसर कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे आपको आज से तैयारी करनी है 70 प्लस की, कैसे आपको आज से तैयारी करनी है जीत की। बेसिकली ये ऑल डाउट्स रिजॉल्व वाला वीडियो है। आप इधर आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे, एक भी डाउट नहीं बचेगा, ऑल इन वन वीडियो है। आपको मस्ट वॉच है टिल एंड, बीच में से 5-10 सेकंड स्किप मत करना। आपका एक एक छोटे से छोटा बड़े से बड़ा डाउट लिया है। लास्ट वीक मैंने टेलीग्राम पे पूछा था कि क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको एफआर एएफएम में, वो मैं सॉल्व करूंगा, तो उसकी वन स्टॉप सोल्यूशन वीडियो है, तो मेहरबानी करके एंड तक देखना। एक छोटा भी डाउट बच गया ना तो मेरे को बता देना, सारे डाउट मैंने सॉल्व कर रखे हैं। पीडीएफ में आपको इसकी प्रोवाइड कराऊंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे सीए शंकर लखवानी, और वहां पे मैं आने वाली वीडियोस के लिए तुम लोगों से प्रॉब्लम पूछूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। और जैसा तुम बोलोगे ना कि भाई ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो एक एक प्रॉब्लम का फिर मैं क्या बनाऊंगा सर, वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये चैनल आपका है, आप लोगों से ये चैनल बना है, तो आप लोगों की बात तो सुननी ही पड़ेगी। क्या तुम लोग को मेरी बात क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर हाँ क्लियर है। वन स्टॉप सोल्यूशन वीडियो लेकर आया हूं, सारे पेपर आरटीपी एमटीपी का इन डेप्थ एनालिसिस ऐसा किया है ना सर, मजा आ जाएगा आपको। अगर मेरे टाइम पे किसी ने एनालिसिस दिया होता ना सर तो मैं तो खुशी के मारे झूम उठता। हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सीए शंकर लखवानी। आज इन डेप्थ चर्चा करेंगे कि कैसे हमको एफआर एएफएम को पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक कर देना है, ठीक है। और जिन लोग के मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुके हैं ना सर, तो बस ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। इस बार के बाद आपको एफआर एएफएम देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है सर। हाँ सर, प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एनालिसिस में टाइम लगता है सर, तो आपका एक लाइक मिलेगा ना तो एक मोटिवेशन आ जाएगा, क्योंकि भाई बहुत टाइम से इसके ऊपर मैं एनालिसिस कर रहा हूं, बहुत इन डेप्थ जाके मैंने एनालिसिस किया एक एक चीज को डीप में बारीकी से समझ के। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए काम करने के लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और कमिटमेंट करके जाओ ना कमेंट सेक्शन में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70 प्लस इन सीए फाइनल एफआर एंड एएफएम। भाई तहलका मचाना ही मचाना है, कमेंट करे बिना ये वीडियो को मत देखना, कमेंट करो, मजा आएगा, ठीक है सर। हाँ सर, एक अपना क्या होता है ना, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, बार बार बोलते हो तो 70 प्लस 70 प्लस 70 प्लस आएंगे। मैं सिंपल सी बात बोलता हूं सबको, 69 मार्क्स आपके लिए पासिंग नहीं है, आपके लिए 70 मार्क्स ही पासिंग है सर। आप सोचोगे 70 और 50-60 आगे तो कोई नुकसान की बात नहीं है, लेकिन आप सोचोगे 40 और 20-30 आए ना, वो बहुत बड़े नुकसान की बात है। तो 70 प्लस सोचने में क्या जा रहा है भाई, 50-60 पे भी आके फॉल करोगे तो भी आप एक बहुत बढ़िया पोजीशन में आते हो। क्या तुमको मेरी बात समझ में आती है? मैंने बोला हाँ। पहले बात करता हूं सर मैं एफआर के बारे में, ऑल इन वन वीडियो है, आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे। अब बड़े ध्यान से सुनना, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक करो, मोटिवेशन मिलता है एनालिसिस के लिए, एक जबरदस्त क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है तुम लोग के लिए, ठीक है सर। हाँ सर, आओ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट और 70-100 स्ट्रेटेजी फॉर सीए फाइनल एफआर पेपर नंबर 1। एक सीक्वेंस में तुमको बता रहा हूं, प्लीज ये सीक्वेंस को साइमल्टेनियसली फॉलो करना। सर साइमल्टेनियसली क्या होता है ना, मैं अभी आपको बताता हूं। फॉलो दिस सीक्वेंस साइमल्टेनियसली। और ये जो सीक्वेंस है ना, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन आईसीआई ट्रेंड। आईसीआई ट्रेंड के हिसाब से सीक्वेंस है, मैं मेरे मन से नहीं लेके आया हूं, ठीक है सर। हाँ, अब बात को बड़े ध्यान से समझो। एक टफ इंडेक्स आपको करना है, 3 इजी इंडेक्स करने। सर क्या है एक टफ 3 इजी, मतलब क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया? बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने यहां पे तुमको कुछ टफ चैप्टर्स की लिस्ट दे रखी है और मैंने उसके बाद तुमको कुछ इजी चैप्टर्स की लिस्ट दे रखी है। क्या तुमको क्लियर है क्या? अब बहुत बड़ी गलती जो कि बच्चे करते हैं, जिसके कारण बच्चे एफआर में फेल हो जाते हैं, वो है वो सारे टफ चैप्टर्स पहले करते हैं। सारे के सारे टफ चैप्टर पहले करेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स 103, इंडेक्स 115, इंडेक्स 116, कंसोलिडेशन, और उस चक्कर में वो लोग अपने स्मॉल वाले इजी चैप्टर्स नहीं करते जिसमें से आईसीआई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है सर। तो आपको क्या करना है ना सर, एक टफ चैप्टर पकड़ना है, फिर 3 इजी चैप्टर पकड़ने हैं, एक टफ पकड़ना है, 3 इजी पकड़ने हैं। क्योंकि आईसीआई को भी अब पता है कि तुम लोग छोटे वाले चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, इंडेक्स 115, 116, इंडेक्स 103 कंसोलिडेशन के टेंशन में। तो वो लोग एमसीक्यू में कौन से पूछेंगे ना, वो लोग एमसीक्यू में तुमको क्या पूछेंगे, स्मॉल चैप्टर्स पूछेंगे, इजी चैप्टर्स पूछेंगे। तुमको बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, तो तुमको वो इजी चैप्टर्स पे भी फोकस डालना है। साइमल्टेनियसली क्या कि एक टफ उठाए 3 इजी उठाए, ऐसा नहीं करना कि पहले सारे टफ टफ कर दिए, फिर क्या होगा ना सर, वो टफ वाले में से आईसीआई घुमाएगा, टफ वाले में से आईसीआई घुमाएगा। अगर हार्ड पेपर निकालना हुआ ना, समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने बोला हाँ सर समझ गए हम आपकी बात को। टफ के साथ इजी भी करना है। टफ चैप्टर्स कौन से और इजी चैप्टर्स कौन से, दोनों को साथ साथ लेके चलना है। एक टफ क्या, 3 इजी, एक टफ 3 इजी। अब बड़े ध्यान से सुनो,
क्या बोल रहा हूं मैं, टफ में आएंगे मेरे, यही सीक्वेंस में फॉलो करना है, यही सीक्वेंस में। यानी अगर मैंने तुमको बोला पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो पहले एनालिसिस ऑफ एफएस नहीं करना बैठना, पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करना है, फिर इंड एस 103 करना है, फिर कंसोलिडेशन, इंड एस 116, 115, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर इसमें भी हमको एक प्रायोरिटी वाइज लिस्ट दे दो ना। ऐसे तो मैंने तुमको बोला यही सीक्वेंस में करना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बाद 103, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर 116, 115 एनालिसिस। लेकिन सर अब बड़े ध्यान से सुनो, इसमें बहुत डीप एनालिसिस करके मैं आप लोग को बोल रहा हूं, सुपर प्रायोरिटी पे रखना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में दिखता ही दिखता है, हर अटेम्प्ट में दिखता है। इंड एस 103 एंड कंसोलिडेशन, इसमें से तुमको क्या आएगा ना सर, कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। अब बात ऐसी है ना सर, जब कभी भी आईसीए को पेपर टफ करना होता है ना, तो वो इजी चैप्टर को हाथ नहीं लगाता है, वो क्या करता है ना, इसमें कुछ नए एडजस्टमेंट डाल के देता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, 103 में, कंसोलिडेशन में, ठीक है। टफ पेपर भी अगर आएगा ना, तो ये 70% मैनेजेबल रहेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है क्या मिलेगा इधर, स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाती है। जो तुम्हारे एडजस्टमेंट मॉड्यूल वाले हैं, जो डायरेक्ट है, वो तो तुम लोग कर पाओगे ना। जो नए वाया है, भाड़ में गए, तेल लेने गए, नहीं करना, समझ गए क्या, छोड़ दे, समझ रहे हो क्या। हाँ, मान लो गलत भी हो गए तो भी तुमको स्टेप वाइज मार्किंग मिलता है, तुम समझ रहे हो क्या। तो सुपर प्रायोरिटी पे ये है, इसमें से तो शॉर्ट क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंड एस 103, कंसोलिडेशन, इन दोनों में से एक में से क्या आता है सर, आपका कंपलसरी क्वेश्चन आता है। क्लियर है क्या। हाँ, उसके बाद आपको करना है इंड एस 116, 115 बाद में करना है, पहले क्या करना है 116। 8 to 10 मार्क्स का आपको दिखने ही वाला है 116। अब बड़े ध्यान से सुनो सर, ऑल क्वेश्चंस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। जिन लोगों ने पहले कर रखे ऑल क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। अब जिनके पास टाइम नहीं है, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना। खाली क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपके टीचर ने दे रखी होगी, वो लिस्ट फॉलो कर लेना। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट हमको हमारे टीचर ने नहीं दे रखी, तो टेस्ट और नॉलेज के मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रायोरिटी पे करना। सर लास्ट प्रायोरिटी यानी मैंने बोला ना, साइमल्टेनियसली फॉलो करनी है, टफ और इजी वाली, ठीक है। तो उसमें लास्ट प्रायोरिटी पे करना है, जब ये ऊपर वाले सब हो जाए ना, इंड एस 115 और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, देखो इंड एस 115 में से शॉर्ट क्वेश्चन आने ही आने वाला है, लगभग 12 मार्क का, ठीक है। लेकिन सर इसमें कैसा है ना, लास्ट प्रायोरिटी पे भी आपको खाली क्वेश्चंस करने, कॉन्सेप्ट्स नहीं करने, क्योंकि सर ऐसा क्या है ना, इसमें इंड एस 115 में से कभी अगर हटके क्वेश्चन आया ना, तो तुम्हारा पूरा पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हटके क्वेश्चन आए तो तुम उधर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इससे अच्छा इसको लास्ट में करो, इतनी देर में तुम्हारे 3-4 इजी वाले इंड एस हो जाएंगे, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सिमिलरली एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मई 19 में आया था, नवंबर 19 में आया था, 16 और 12 मार्क का रिस्पेक्टिवली। उसके बाद उन लोगों ने पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो सर अभी आ सकता है क्या, देखो सर आने को तो आ सकता है, लेकिन मैं इसको बोलूंगा आफ्टर एंटायर सिलेबस तुम करना, क्योंकि भाई अगर इसमें से क्वेश्चन आता है ना, तो वो लोग मन से ही बना के देते हैं, जिसमें तुम्हारी हालत खराब होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता। और 3 घंटे में जाहिर सी बात है, अगर देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आता तो इंसान उधर वैसे ही घबरा जाता है। तो अपन क्या करेंगे ना सर, लास्ट में इसको करेंगे। क्या तुमको मेरी बात क्लियर है क्या। मैंने बोला हाँ सर, बात तो क्लियर है। अगला इजी चैप्टर्स की लिस्ट। इजी चैप्टर्स में भी मैंने तुमको प्रायोरिटी बना के दी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये करना, सेकंड प्रायोरिटी पे ये करना, थर्ड प्रायोरिटी पे ये करना, ठीक है। हाँ, और यही सीक्वेंस में करना, ऐसा नहीं करना कि भाई पहले मैं सेकंड प्रायोरिटी वाले कर लेता हूं, ना डालना। क्या करना, यही प्रायोरिटी में करना। क्या तुमको बात क्लियर है क्या, इसी प्रायोरिटी में तुमको करना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर देना। सर थर्ड प्रायोरिटी वाली एक बार आपको छूट भी जाएगी ना तो चलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूं जानबूझ के छोड़ दो, शायद छूट भी गई तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी आपने अच्छे से कर ली ना सर, अलॉन्ग विथ ये वाले यहां तक के चैप्टर इंड एस 116 तक। मैं बोल रहा हूं ये वाले भी आपने नहीं किए, तो भी आपका एग्जामिशन तो आप आसानी से ला सकते हो सर, एग्जामिशन आप आसानी से ला सकते हो। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने बोला हाँ सर। देखो सर, फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी वाले जो चैप्टर्स है ना, उसमें आप क्या करोगे, एलडीआर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट करना, या तो फिर आप खाली मॉड्यूल के क्वेश्चंस देख के जाओगे ना, तो भी इसमें आपका काम चल जाएगा, ठीक है। हाँ सर, डीप डाइव एनालिसिस मैंने किया मई 18 से लेकर के मई 24 के क्वेश्चन पेपर का, और एमटीपी वगैरह का भी मैंने एनालिसिस किया, जिसको मैं भी नीचे आपको बताऊंगा सब क्या, ठीक है। वो मैंने जो मेजर पॉइंट्स है ना टू इंप्लीमेंट 1700 स्ट्रेटेजी, उसमें मैंने ले रखा है। देखो बेटा, मैंने एनालिसिस किया इजी चैप्टर्स में से कितना आ रहा है, टफ चैप्टर्स में से कितना आ रहा है। सर कौन से इजी चैप्टर्स मैंने तुमको दिए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी वाले इजी और ऊपर वाले टफ। हाँ सर, अब बड़े ध्यान से देखना इस बात को, मेरे एनालिसिस को समझना। मई 18 से लेकर के मई 24 के पेपर में मेरे को पता चला कि इजी का पोर्शन कितना रहेगा आपको, 45 to 69 मार्क्स का आपको इजी आने वाले। वाह सर, इतने सारे मार्क्स का इजी आता था, हमको पता ही नहीं था। पता करो भाई, क्योंकि तुम लोग डर रहे हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कंसोलिडेशन, इंड एस 113, 115, 116, इसमें ही तुम्हारी हालत खराब हो रही है। टफ में से लगभग वेटेज होता है 50 to 73 मार्क्स। अगर तुम देखोगे ना, ऑलमोस्ट इजी और टफ का वेटेज सिमिलर ही होता है, लेकिन तुम टफ के पीछे भागते हो, इजी को छोड़ते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बिगेस्ट मिस्टेक वही है, लोग पहले सारे टफ चैप्टर कर लेते हैं, जो कि फिर उनके पास टाइम नहीं बचता है स्मॉल चैप्टर्स का, और स्मॉल चैप्टर्स बहुत ईजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो मान लो कि नवंबर 24 का जो पेपर है एफआर का, वो टफेस्ट पेपर आ गया। ऐसा एक बार वर्स्ट केस सिनेरियो, एकदम नेगेटिव अगर अपन सोच के चले, प्रूडेंस का प्रिंसिपल अगर अपन लेके चले, टफेस्ट पेपर आ गया, तो मैं बोल रहा हूं इजी मिनिमम 45 मार्क्स का तो आया ही आया है, मिनिमम 45 मार्क्स का तो आया ही आया है, और 45 मार्क्स का आना ही आना है। इजी 45 मार्क्स का तो बेयर मिनिमम आएगा। देखो मैक्सिमम को तो वो 70 भी जा सकता है, 60 भी जा सकता है, पर मैंने माना चलो ना 45 मार्क्स का आ गया, एकदम लोएस्ट मैंने ले लिया। अभी तक देखो, अभी तक का सबसे लोएस्ट मैंने लिया है
तुम समझ रहे हो क्या? हाँ सर, अभी तक का ट्रेंड एनालिसिस का सबसे लोएस्ट मैंने दिया, इजी सबसे कम आया और टफ 73 मार्क्स का आ गया। सर टफ वो लोग 50 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं, समझ रहे हो क्या? तो मैंने एकदम प्रूडेंस के हिसाब से एकदम नेगेटिव कि भाई टफ बहुत ज्यादा आ गया और इजी बहुत कम आया। मैंने बोला भाई 45 का अगर तुम 60% भी, जो कि आसान है भाई, कोई ये हार्ड नहीं है, 60% भी अगर तुम उसका ला रहे हो ना 27 मार्क्स आसानी से तुम स्कोर कर लोगे। और 73 मार्क्स का 17% खाली यानी 13 मार्क्स, यानी तुम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंड एस 103 कंसोलिडेशन में इतने तो गए गुजरे नहीं हो ना कि तुमको 13 मार्क्स ना आ पाए। मैंने बोला हाँ यार 13 मार्क्स तो आ ही जाएंगे सर। 17% बहुत ही एकदम नॉमिनल मैंने लिया है तो सर ठीक है 13 मार्क्स तो आपको आ ही जाएंगे। तो सर 27 + 13 40 मार्क्स आप हो गए पास। बताओ आपको किस बात का टेंशन है? आप मेरे को दिल से बताना सर आपको किस बात का टेंशन है? सर 27 + 13 आप हो तो गए पास 40 मार्क्स से, समझ रहे हो क्या? एक्चुअली में तो ऐसा भी हो सकता है कि इजी का पोर्शन ज्यादा है टफ का पोर्शन कम है, तो मैंने एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो लिया है, उसमें भी आपको 40 लाना कोई हार्ड बात नहीं है एफआर में। इसीलिए बच्चे आसानी से एफआर में क्या कर जाते हैं सर, करेक्ट कर जाते हैं। और पहला पेपर होता है तो आप 5 दिन भी ले सकते हो, 4 दिन भी ले सकते हो, तो आपको एक एज मिलता है एज कंपेयर टू अदर पेपर्स, ठीक है। अब एक्चुअल में तो भाई इजी का पोर्शन अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, वो मॉड्यूल में से ही आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में से ही आता है, आपके एलडीआर की लिस्ट में से ही आता है, तो 90% भी आप स्कोर कर पाते हो उसमें। तो टफ में अगर आपने 5% भी स्कोर कर लिया ना तो भी आप पास हो जाओगे। अब अपन इतने तो गए गुजरे नहीं है ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कि 5% भी ना ला पाए, तो बस वही बात मैं आप लोग को बोल रहा था। अब आता हूं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैसे आपको 70-100 स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है। सर बड़े ध्यान से सुनना, मटेरियल आपको फॉलो करना है क्या, बड़े ध्यान से सुनना। मॉड्यूल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी पहली प्रायोरिटी टेस्ट और नॉलेज को देना और उसके बाद इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस को देना, ठीक है। हाँ सर, इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पहली प्रायोरिटी टेस्ट और नॉलेज को देनी, इलस्ट्रेशन के उसके बाद करना है। बोल मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं छोड़ देना, क्लियर है? हाँ सर, टेस्ट और नॉलेज करने की बात करना। उसके बाद जो लोग मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो उनकी बात थी, सेल्फ स्टडी वाले। सर हम तो मॉड्यूल फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो भाई क्या करो, तुम्हारे फैकल्टी ने तुमको एलडीआर क्वेश्चंस की या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी होगी ना, वो बेस्ट है, उसको ही तुम अभी फॉलो करते चलना। अभी छेड़ना मत सर, अभी ऐसा मत सोचना मैं मॉड्यूल करने जाता हूं, ठीक है। एक ही अप्रोच पे आंख बंद करके तुम लोग भरोसा करना। सर हमारी फैकल्टी ने तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी ही नहीं है, तो बस वही है, मॉड्यूल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेना, लेकिन टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करना, उसके बाद इलस्ट्रेशन के करना, ठीक है सर। हाँ, लेकिन इलस्ट्रेशन को छोड़ना नहीं है। सर एक्सपेक्टेड पेपर लेवल क्या होने वाला है इस बार? इजी, मेरे को लग रहा है एक्सपेक्टेड पेपर लेवल इजी होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं सर फैक्ट, मई 18 से लेकर के मई 24 में अभी तक खाली एक ही बार एफआर का पेपर टफ बना है, नवंबर 23 में। क्या तुमको क्लियर है क्या? हाँ सर, बाकी हर बार पेपर किस में से आता है सर? आईसीए की मॉड्यूल में से आपको पेपर दिखेगा 85 to 90%। तो भाई इस बार भी मेरे को लग रहा है एक्सपेक्टेड पेपर लेवल इजी है। फर्स्ट पेपर है, अनलिमिटेड हॉलीडेज आपको मिलेंगे, तो प्लीज उसका जो यूज है ना अच्छे से करना। आपको बहुत जबरदस्त टाइम मिल रहा है सर एफआर में, तो एफआर में तो आपको 70+ लाना ही लाना है। और अभी तक कमेंट नहीं किया ना भाई, कमेंट करो ना भाई, पैसे लगने क्या कमेंट करने के। यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए फाइनल, एफआर एंड एएफएम। की टू कॉन्फिडेंस आपका होगा, पहला पेपर अच्छा जाता तो बाकी सारे पेपर तुम्हारे मस्त जाएंगे। और इसमें डिवोट करना 4 से 5 दिन मैक्सिमम। लोग क्या गलती करते हैं ना, 8-8, 9-9, 10-10 दिन भी दे देते हैं एफआर को। अभी बोलते हैं हम 21 से तो हम एफआर पढ़ना चालू करेंगे। अबे भाई 3 तारीख को तेरा पेपर है, 21 से तू पढ़ के क्या करेगा भाई? कॉमन सेंस की बात दौड़ा, तू 10-11 दिन दे रहा है एफआर को और एएफएम ऑडिट को कितना देगा? 1.5 दिन देगा। मैंने बोला ऐसा मत करना, 4 to 5 डेज देना मैक्सिमम। तुम्हारा सिलेबस हो या ना हो मैं नहीं जानता, वैसे भी तुम एएफएम ऑडिट में तो जट मार के तुमको 1.5 ही दिन मिलेगा ना, तो भाई 4-5 दिन तुमको मैक्सिमम देने। मैंने खुद ने 4 दिन दिए थे और मेरे एग्जामिशन आ गया था। क्या तुमको क्लियर है क्या? 4-5 दिन तुमको मैक्सिमम देना है, तुम्हारा सिलेबस हो या ना हो, क्योंकि उसके पहले तुमको ऑडिट, अपना एएफएम, ये सब भी तुमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हाँ, बहुत ग्रुप से तो डीटीआरडी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हाँ सर। वर्स्ट पेपर आया था सर नवंबर 23 में, उसमें भी 60% फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल आया था और बाकी जो 40% थे वो न्यू क्वेश्चंस बने थे। और मैं आपको बता दूं, न्यू क्वेश्चन जो थे वो आईसीआई ने न्यू क्वेश्चंस बनाए थे, किसी भी फैकल्टी के बुक में से नहीं बने थे। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, आईसीआई मॉड्यूल गीता है, कुरान है, बाइबल है, रामबाण है, भाई आईसीआई मॉड्यूल ही पढ़ो। नए क्वेश्चंस बनाने होंगे तो आईसीआई खुद से बनाएगा, कोई भी फैकल्टी की बुक में से नहीं बनाएगा। सर उस पेपर में उनको हार्ड करना था, तो पता है उन लोगों ने क्या किया? आईसीआई के इलस्ट्रेशंस और टीवाई के में से बहुत कम क्वेश्चन पूछे और आईसीआई में एग्जाम्पल सेक्शन दिया हुआ है मॉड्यूल में, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए। समझ रहे हो? यानी मैं तुमको बोलूँ 60% आईसीआई मॉड्यूल में से डायरेक्ट आया था। डायरेक्ट का मतलब है अपने इलस्ट्रेशन वगैरह से, टीवाई के वगैरह से, बाकी 10% आईसीआई के एग्जाम्पल से आया था। यानी अपन देखे ना तो वो पेपर भी क्या था, मॉड्यूल में से था, लेकिन ज्यादा लोगों को ये बात पता नहीं थी। क्या तुमको बात क्लियर है क्या? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बार अगर तुम लोग को क्या करना है ना सर, बड़े ध्यान से सुनना, क्रैक करना है तो टीवाई के पहले करना, उसके बाद इलस्ट्रेशन करना, इलस्ट्रेशन छोड़ मत देना। बस मैं इतनी सी बात तुम लोग को बोलना चाह रहा हूँ कि आईसीआई मॉड्यूल क्या है ना सर, रामबाण है, ठीक है, उसका कोई
तोड़ नहीं है। अगला, आरटीपी एमटीपी इतना रेलेवेंट नहीं होता है एफआर के लिए, क्योंकि उसमें से ज्यादा पोर्शन का नहीं पूछते वो लोग। हाँ, एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो आपको टाइम मिले, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आरटीपी एमटीपी नवंबर 24 की खाली देख के चले जाना, पुरानी वाली नहीं देखोगे तो भी चलेगा। सर एफआर का पेपर लोगों को टफ क्यों लगता है? जैसे नवंबर 23 में बहुत लोग को टफ लगा, तो क्यों? गुड वेटेज फ्रॉम इजी चैप्टर्स। मैंने तब भी स्ट्रेटेजी वीडियो जो डाली थी नवंबर 23 के लिए, मैंने साफ साफ बोला था भाई तुम इजी चैप्टर्स करके जाना, स्मॉल चैप्टर्स करके लाना, टफ के चक्कर में आप अपने इजी छोटे वाले छोड़ मत देना। तो जिन लोगों ने मेरी बात मानी थी ना, उन लोग को भाई बहुत फायदा हुआ था, तो इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ। स्मॉल थ्योरी क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कंसोलिडेशन तुमको मिलेंगे सर, इलस्ट्रेशन वगैरह के छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चंस, वो सब इग्नोर करके चलना, किसी भी काम के नहीं, फालतू क्वेश्चन है वो, ठीक है। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, हमको बहुत हार्ड लगता है, हम क्या करें? सर बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम पे पूछा, जब मैंने उनको बोला एफआर एएफएम का बताओ कि मतलब क्या क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। हाँ, ऑडिट का भी मैं पूछूंगा, डीटीआईडी का भी पूछूंगा, तो मेहरबानी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सीए शंकर लखवानी टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को तुम लास्ट प्रायोरिटी पे रखना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को तुम हमेशा किस पे रखना? लास्ट प्रायोरिटी पे रखना। अगर तुमको टफ लग रहा है तो, ईजी लग रहा है तो पहले पहले कर देना, ठीक है। हाँ, और अगर तुमने सारे चैप्टर्स अच्छे से कर रखे हैं ना, तो उसको छोड़ दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक चैप्टर के ना होने से, अगर तुमने एक चैप्टर छोड़ दिया ना, तो तुम्हारे रिजल्ट पे कोई इतना इंपैक्ट नहीं आता, ठीक है सर। हाँ, तुम आसानी से 60 मार्क्स स्कोर कर पाते हो। अब बात ऐसी है, वर्स्ट केस सिनेरियो ले लो, वर्स्ट केस सिनेरियो की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 30 मार्क्स का आ गया, जो कि इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो भी अपन मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो ले ले, तो भी 88 मार्क्स तो आपके हाथ में है ना, क्योंकि पेपर 118 मार्क्स का आता है, तो एक चैप्टर आपको पास या फेल नहीं करवा सकता, ठीक है। हाँ, तो उसकी टेंशन मत लेना। सर प्रेजेंटेशन कैसे रखना है मेरे को? तो मैंने बोला मेन सोल्यूशन का प्रेजेंटेशन आईसीए के हिसाब से ही होना चाहिए, वर्किंग नोट ओन मेथड में करोगे चलेगा, लेकिन सर अभी हमने एक फैकल्टी की क्लास ले ली है, या अभी हमने कोई पर्टिकुलर बुक वापर ली है, कोई रिवीजन वीडियो देख ली है, उसमें जो है ना प्रेजेंटेशन आईसीए के हिसाब से नहीं है, और अब एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो हम क्या करें? मैंने बोला भाई खाली तुम फाइनल आंसर को चेक कर लेना, मोटा माटी तुम प्रेजेंटेशन को चेक कर लेना, 70-80% सिमिलर हो जाए ना तो चलेगा। अभी फिर तुम चेंज करने मत बैठना कि भाई मैं एकदम 100% आईसीए के हिसाब से करूँ, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। अगर मोटा माटी फाइनल आंसर सेम है, 60-70% तुम्हारा सेम जा रहा है ना सर प्रेजेंटेशन, तो चलेगा। अभी ज्यादा माथाफोड़ी मत करना, क्योंकि इतना समय नहीं बचा है, क्लियर है? हाँ सर, बस इस बात का ध्यान रख लेना। लेकिन ऐसा ना हो कि फाइनल आंसर में ही दिक्कत आ जाए, फाइनल आंसर मॉड्यूल के हिसाब से कुछ और आ रहा हो, सजेस्टेड आंसर के हिसाब से कुछ और आ रहा हो, आपकी फैकल्टी के हिसाब से कुछ और आ रहा हो, बस इतना खाली देख लेना, ठीक है। 60-70% भी अभी होगा तो करें, क्योंकि अभी माथाफोड़ी करने की ज्यादा जरूरत नहीं, 60-70% भी चल जाएगा। सर रिटर्न प्रैक्टिस है ना, रिटर्न प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने बोला अभी इतना टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको रफली स्क्रिबल करना है, और ये रिटर्न प्रैक्टिस आपको बहुत कम क्वेश्चंस की करनी है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो एकदम बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना, उसका ही आपको करना है, 1-2 क्वेश्चन का करना है पर चैप्टर, ठीक है। बाकी तो आपको स्क्रिबल करना है ज्यादा से ज्यादा। सर स्क्रिबल क्या होता है? रफली मैंने सॉल्व कर लिया, रफ नोटबुक उठाई, ठीक है, कैलकुलेटर उठाए, कैलकुलेशन उसमें किया, और रफली मैंने खाली फिगर्स लिख दिए, पर्टिकुलर स्किप कर दिए, उसको मैं क्या बोलता हूँ? सर स्क्रिबल कर लिया मैंने रफली, तो इसी बहाने मेरी रिटर्न प्रैक्टिस भी हो जाएगी और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। सर बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और बोलते हैं ये क्वेश्चन तो इजी है ना, मैं इसको रिवाइज ही नहीं करूंगा और जाके एग्जाम में बैठ जाऊंगा, फिर 1.5 दिन में होती है दिक्कत। क्वेश्चन इजी से आता है, लेकिन क्योंकि अपन ने रिवाइज नहीं कर रखा, अपन एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, तो आ जाती है दिक्कत। तो मेहरबानी करके हाथ जोड़ रहा हूं, रिवाइज करना इजी क्वेश्चंस एज वेल, क्लियर है? हाँ सर, जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़े चैप्टर्स है ना, उतने ही इंपॉर्टेंट स्मॉल चैप्टर्स भी है, तो प्लीज फोकस इक्वली ऑन स्मॉल चैप्टर्स एज वेल। एटलीस्ट एलडीआर क्वेश्चंस तो कर ही लेना, उसको छोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि आईसीआईबीएफ सुपर स्मार्ट है, उसको भी पता है कि तुम लोग स्मॉल चैप्टर्स को छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट में भी उसने स्मॉल चैप्टर्स को भी टेस्ट करने की कोशिश करी थी, इंडेक्स 101 को भी टेस्ट करने की कोशिश करी थी। सर अभी है ना कोई चीज हम समझ नहीं पा रहे, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है सर, क्या करें सर? सर कोई टेंशन नहीं है, रट्टा मार लो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है सर हर एक चीज को कॉन्सेप्चुअली समझने का। 100% सिलेबस को रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा हूं सर, थोड़ा ही टाइम बाकी एग्जाम में, तो जो तुमको एरिया समझ में नहीं आ रहे ना सर, अगर रट्टाफिकेशन से काम चल रहा है तो चला लो, क्योंकि अभी हर एक चीज के डीप में जाने का टाइम नहीं, अपने पास 6 सब्जेक्ट है, तो अपन लोग एक्सपर्ट तो नहीं है कि 6 सब्जेक्ट में अपन एक्सपर्ट हो पाएंगे, तो ठीक है रट्टा मार लिया तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो जाएगा, चलता है सर। सर मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मेरे को ना उसमें मिस्टेक, मतलब देखो क्या हो रहा है, मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उसमें मान लो 10 एडजस्टमेंट है, तो मेरे को एक पर्टिकुलर 2 एडजस्टमेंट में मेरे को मिस्टेक हो रही है, ठीक है, 8 एडजस्टमेंट मेरे अच्छे से हो पा रहे हैं, तो प्लीज खाली है ना वो 2 एडजस्टमेंट्स को अच्छी तरीके से मार्क कर लेना अपने क्वेश्चन में क्या मॉड्यूल में, ताकि जब आप देखो ना सर, अगली बार जब आप देखो और आपके पास पूरा क्वेश्चन देखने का टाइम ना हो, तो आप पर्टिकुलर वो 2 एडजस्टमेंट तो देख ही लो। क्या तुमको बात क्लियर है क्या? हाँ सर, बात क्लियर है क्या? तो प्लीज मिस्टेक्स को नोट डाउन करते जाना, अलग से रजिस्टर नहीं बनाओगे तो चलेगा, हर एक क्वेश्चन के बाजू में ही लिख देना, ताकि 1.5 दिन में तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, तुमको एकदम फोकस में आ जाए, हाँ सर ये मैंने मिस्टेक करी थी तो ये तो मेरे को देखनी है, तो पूरा क्वेश्चन का टाइम ना भी हुआ देखने का, तो क्या कर लो आप एटलीस्ट वो मिस्टेक देख लो। मोस्ट आस्क्ड क्वेरीज जो कि मेरे को टेलीग्राम पे पूछी गई सर, इंडेक्स 115 कैसे करें? मैंने बोला एवरी अटेम्प्ट में आता है, लेकिन खाली क्वेश्चंस कर लेना, कॉन्सेप्ट पे माथाफोड़ी करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। अभी क्वेश्चंस कर लेना, जितना आया ठीक है, बाकी जयराम जी की, ठीक है। हाँ सर थ्योरी क्या करें? मैंने बोला इंपॉर्टेंट थ्योरी बताता हूं तुमको, नवंबर 24 की प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ सीए में से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है,
डिस्क्रिप्टिव का, हाँ सर डिस्क्रिप्टिव का, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में से तो आता ही आता है, हर अटेम्प्ट में आता ही आता है, तो इस बार भी आने के चांसेस है। टाइम मिल जाए तो अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी कर लेना, ठीक है सर, हाँ टाइम मिल जाए तो करना, पहले क्या करना, प्रोफेशनल एथिकल ड्यूटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर 2 बार रीड करनी है आपको थ्योरी, खाली कीवर्ड्स ही ध्यान में रखना है, अंदर का वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना है, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे चलेगा, अंदर का कंटेंट ओन लैंग्वेज में लिख देना, खाली कीवर्ड्स को ध्यान में रखना, ऊपर ऊपर से पढ़ना थ्योरी, ज्यादा अंदर डीप में मत जाना, प्रैक्टिकल आपका इनफ है 70+ लाने के लिए एफआर में। सर केस बेस्ड एमसीक्यू को कैसे टैकल करें, एक बंदा पूछता है कि सर मेरे को है ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि मैं एमसीक्यू सॉल्व करने पे स्पेशली टाइम डिवोट नहीं कर रहा हूं। मैंने बोला करना ही नहीं है, एमसीक्यूज कहां से आएंगे ना, आपके क्वेश्चन से ही बन के आएंगे। तो आपने आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन से, आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, एलडीआर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, आपके हो जाएंगे एमसीक्यू सॉल्व। उसके वो लोग टुकड़ों में बांट के 2-2 मार्क के एमसीक्यू दे देंगे। और एमसीक्यू में भी 90% तुमको सम्स ही आएंगे एफआर में, 10% ही खाली थ्योरी आएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमको एमसीक्यू के लिए पूरा अप्रोच बदलना पड़ेगा पढ़ाई का, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है सर। हाँ बीओएस पोर्टल वाले कब करना, ओनली आफ्टर सिलेबस। भाई तुम्हारा 100% सिलेबस हो जाए, मॉड्यूल का एक टेस्ट और नॉलेज इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन हो जाए, तुम्हारा जो भी क्वेश्चन में यूज कर रहे हो जो भी हो जाए, तुम्हारा 100% सिलेबस हो जाए, फिर ही जाके तुमको बीओएस पोर्टल की शक्ल देखनी है, नहीं तो भूल जाना बीओएस पोर्टल करके चीज है। क्लियर है, वो खाली प्रैक्टिस पर्पस के लिए है। सिलेबस कंप्लीशन शुड बी योर फर्स्ट एम, ठीक है। हाँ सर, सिलेबस कंप्लीशन शुड बी योर मेन एम। आपका फर्स्ट गोल, मेन गोल क्या होना चाहिए सर, सिलेबस को कंप्लीट करना। नो नीड टू गेट इनटू माइन्यूट डिटेल्स ऑफ थ्योरी। आपको लग रहा है भाई मैं प्रोफेशनल एथिकल ड्यूटी ऑफ सीए वाला चैप्टर करते एक चीज पढ़ूं, कुछ काम की नहीं है सर। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उतना फोकस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे दो, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर इनफ, जिससे आपके 70+ मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। क्लियर है, हाँ सर। स्मॉल सम्स आपको दिखेंगे कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, वो आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो आपको खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, उसको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो मत करना, उसको लीव कर सकते हो सर। सर्टिफाइड कॉपी मैंने जो देखी उसमें मैंने क्या बोला ना सर, बैलेंस शीट में एक कॉलम होता है नोट नंबर का, पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट। तो अगर तुम लोगों ने नोट नंबर का कॉलम नहीं बनाया ना तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, तो मेहरबानी करके बैलेंस शीट में नोट नंबर का कॉलम बना के आना, ठीक है। हाँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ, जितने टाइम में 1 हार्ड चैप्टर करोगे उतने टाइम में 3 इजी हो जाएंगे, तो प्लीज इजी वाले चैप्टर्स को मत छोड़ना। सर फिर एक बंदे ने पूछा मॉक्स दूं कि ना दूं, मैंने बोला 65-70% सिलेबस हो गया हो तभी मॉक्स देना, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा, कॉन्फिडेंस गिरेगा। मैं तो यही बोलता हूँ मॉक्स दो, बिंदास तरीके से दो। मैं खिलाफ नहीं हूं, कभी भी मॉक्स के मैं खिलाफ नहीं हूं। आपको लगता होगा मैं मॉक्स के खिलाफ हूं, मैंने बोला नहीं हूं। 65-70% सिलेबस, चलो 60% भी हो गया तो भी दे देना, उसके पहले मत देना, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन तुम्हारा पहला एम होना चाहिए, पहला गोल होना चाहिए। सर रिपीट क्वेश्चन है ना, तो मेहरबानी करके उसको कट कर देना, नहीं तो 1.5 दिन में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। 1.5 दिन मतलब जितने भी तुम 4-5 दिन लोगे उसमें। सर 1.5 डेज की कैसे करें प्रिपरेशन, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने बोला उसकी सेपरेट वीडियो आएगी, तो टेंशन मत करना, आखिरी के 4-5 दिन में उसकी सेपरेट वीडियो आएगी, 4-5 दिन में कैसे एफआर को टैकल करें। सर अनेबल टू रिकॉल नेक्स्ट डे, आज जो हमने पढ़ा ना, कल हम सुबह उठते उड़न छू हो जाता है, सब उड़न छू, याद ही नहीं रहता मैंने कुछ। तो मैंने बोला रिवीजन करो, तो बोले सर इसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा, अब एफआर तो कितना बड़ा है, हम सब रिवीजन करेंगे तो 4-5 घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे। मैंने बोला ओरल ही करो ना, ओरल क्यूमुलेटिव रिवीजन, कल ही पढ़ा है, कल ही रिटन प्रैक्टिस करिए, खाली ऐसा ऊपर से देख लो ना। किसने बोला सब कुछ एक डीपा डीप तुम सॉल्व करने बैठो, ठीक है। हाँ सर एक बंदे का मैसेज आया, क्या मैं स्किप कर दूं क्या कंसोलिडेशन। मैंने बोला चांसेस है कंपलसरी क्वेश्चन आने के, ठीक है, लेकिन हाँ तुम स्किप कर देना। अगर तुम लोगों ने बाकी सारे चैप्टर अच्छे से कर दिए हैं तो फिर ऐसा सोचना कि कंपलसरी क्वेश्चन मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, तो भी तुम्हारा 60+ आ जाएगा, प्रोवाइडेड बाकी सारे चैप्टर अच्छे से कर दिए ना। तो बाद में मेरे पे बिल मत फाड़ना कि आपने बोला था स्किप कर दो। मैंने क्या बोला, प्रोवाइडेड सारे चैप्टर अच्छे से कर दो, क्योंकि मैंने अभी भी बोला है, हमेशा बोलता रहूंगा, 1-2 चैप्टर छोड़ोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं, 1-2 चैप्टर आसानी से छोड़ सकते हो। सर न्यू एडजस्टमेंट्स आते हैं, कभी कभी इनको टफ पेपर निकालना होता है ना सर, किस में आते हैं, कंसोलिडेशन में आ गए, बिजनेस कॉम्बो में आ गए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आ गए। टेंशन नहीं लेनी, स्टेप वाइज मार्किंग होती है क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ। क्लियर है क्या। हाँ सर फियर ऑफ नंबर ऑफ रिविजन्स, मेरे दोस्त ने 4-5 रिविजन कर लिए, 2-3 रिविजन कर लिए, मेरी तो फर्स्ट रीडिंग चल रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। आपका एक अच्छा क्वालिटेटिव पढ़ाई बिना रिवीजन के आपको पास करा सकती है, और आपके दोस्त का फालतू का अगर उसने मतलब जल्दी उसने पढ़ा, अच्छी क्वालिटी का ना पढ़ा हो, तो 4-5 रिवीजन भी वेस्ट है। बस मैं इतनी सी बात समझा रहा हूं, ठीक है। हाँ सर क्वेश्चन सॉल्विंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉन्सेप्ट नोट्स। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर हमारा कोई पर्टिकुलर चैप्टर छूट रहा है तो खाली हम कॉन्सेप्ट नोट्स देख रहे तो चलेगा। मैंने बोला नहीं सर, क्वेश्चन सॉल्विंग करना ही पड़ेगा आपको एफआर में, एफआर एएफएम में क्वेश्चन सॉल्विंग आपको करना ही पड़ेगा। खाली कॉन्सेप्ट नोट्स के बेसिस पे आप पास नहीं हो सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ और वो बोल रहा था 1-2 चैप्टर में छूट गए, क्या करूं, खाली कॉन्सेप्ट नोट्स देख लूं। मैंने बोला नहीं, इससे अच्छा खाली एलडीआर क्वेश्चन की लिस्ट देख लो, उतने ही टाइम में तेरा उद्धार हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर रिवीजन है ना बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो मैंने क्या बोला, अब रिवीजन में बच्चे वापस से वही गलती करते हैं। मैं इधर बोल रहा हूँ, चीख के चिल्ला रहा हूँ, खाली मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना, खाली एलडीआर क्वेश्चंस करना, तो भी नहीं भाई, नहीं हमको तो नहीं भरोसा ही नहीं है सर, हमको तो ऐसा अंदर से है ना, ऐसा कुछ
हो रहा है, हमें ना सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस, तो सारे क्वेश्चंस करोगे तो टाइम तो लगेगा ही। तो डोंट सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन बैंक और डोंट सॉल्व ऑल क्वेश्चंस बाय हैंड। कुछ कुछ लोग फिर क्या करते हैं, सारे के सारे हाथ से करने पड़ते हैं। मैंने बोला प्लीज स्क्रिबल करो ना सर, टाइम नहीं है, ठीक है, ऐसा करना। सर अनेबल टू फिनिश ऑन टाइम, हम लोगों ने टाइम पे सिलेबस खत्म नहीं कर पाने, क्या करना है आपको, टाइम बाउंड स्टडीज करनी। मैंने बोला इंडेक्स 115 को 3 घंटे दूंगा, तो भाई चौथे घंटे मेरे को लेके ही नहीं जाना है उसको, जितना हुआ हुआ, बाकी मैं नेक्स्ट चैप्टर पे शिफ्ट करूंगा। प्लीज ऐसा ही करना है, तो ही आपको मजा आएगा। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स फॉर आंसर राइटिंग। लाइक नहीं कर रहे वीडियो को, लाइक करो ना, भीतर गला सूख गया तुम्हारे लिए बोल बोल करके। बात सुनो बड़े ध्यान से, और दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट आओ। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स। इन डेज का नाम आपको लिखना है हर एक आंसर में। प्रैक्टिकल आंसर हो ना तो भी लोग कहते हैं मार्क्स क्यों नहीं मिले सर। अब मार्क्स कैसे मिलेंगे भाई, तुमको प्रैक्टिकल आंसर दिखाने से पहले उसको इन डेज का नाम दिखाना है, इन डेज का नंबर दिखाना है, और 2-3 लाइन में अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन दिखाना। उनके लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन मत देना, अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन देना। बिंदास तरीके से चलेगा, मार्क्स आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे, मार्क्स आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने ये चीज स्किप कर दी ना तो आपके 3-4 मार्क्स तो स्किप हो ही जाएंगे पर क्वेश्चन। तुम समझ रहे हो क्या, अगर बड़ा सा क्वेश्चन है तो 2-3 मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो प्लीज ये चीज को ध्यान में रख लेना, नहीं तो फिर आपकी प्रैक्टिकल पोर्शन की भी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। सर सीक्वेंस ऑफ आंसर क्या रखें, पहले मेन सोल्यूशन करें कि पहले वर्किंग नोट करें, चलेगा। मेन सोल्यूशन पहले करोगे, वर्किंग नोट बाद में करोगे, या पहले वर्किंग नोट कर दिया, मेन सोल्यूशन बाद में किया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जर्नल एंट्रीज है ना, जर्नल एंट्रीज आप वर्किंग नोट्स में पास कर सकते हो। मतलब आईसीआई के मॉडल सोल्यूशन में, सजेस्टेड आंसर में जर्नल एंट्री नहीं है वर्किंग नोट में, तो भी आप कर सकते हो। आपकी सहूलियत के लिए आपको मान लो जर्नल एंट्री से समझ में आ रहा था, क्योंकि वर्किंग नोट आप अपने मेथड में कर सकते हो। लेकिन अगर जर्नल एंट्री उन लोगों ने मेन क्वेश्चन में पूछी ना, तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े नरेशन लिखने बैठ जाते हैं, जिससे खाली टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। तो 3 वर्ड्स का नरेशन लिखना है, उससे ज्यादा का नरेशन नहीं लिखना है। प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता है, लाइन वाइन नहीं बनाओगे तो चलेगा। और पर्टिकुलर्स आपको रफली लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स भी अलाउड है, लेकिन फिगर्स क्लियरली लिखना, क्योंकि हैंड राइटिंग डज नॉट मैटर, ठीक है सर। हाँ सर, FRAF में हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती, बस फिगर्स उसको क्लियरली दिख गए ना, मजा आ जाएगा उसको। क्लियर है, हाँ सर। ये था FR का। प्लीज वीडियो को लाइक करो, और अभी अपन आते हैं AFM पे। आओ सर आओ, AFM पे मैं आता हूं सर वापस से। फॉलो दिस सीक्वेंस प्योरली बेस्ड ऑन ICAI ट्रेंड एनालिसिस। मैं घर से नहीं लेके आया सीक्वेंस, ICAI का ट्रेंड एनालिसिस किया है 2018 से लेकर के अभी तक जितने भी पेपर्स हैं, जितनी भी RTPs है, जितनी भी MTPs है, सबका इन डेप्थ डीप डाइव एनालिसिस करके लाया हूं, ठीक है सर। हाँ सर, तो जरूर कुछ इसमें बात होगी। हाँ सर, बात तो है इसमें। आओ, और वापस से मैंने बोला PDF किधर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी सर। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 है ये आपके। क्लियर है क्या? हाँ सर, बड़े ध्यान से देखना सर। टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF अवेलेबल करा दूंगा। बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करके लाया हूं सर, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस। क्या है ना सर, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में आपको ये सारे चैप्टर्स करने हैं सर। कैटेगरी 1 में ये सारे चैप्टर्स करने हैं जो कि कंपैरेटिवली इजी चैप्टर्स हैं सर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को आप इजी बोल रहे हो, कुछ नहीं है, खाली फॉर्मूला रट्टा मार के आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो रट्टा मार के आगे बढ़ो भाई। टाइम जिसको नहीं है ना, रट्टा मार के आगे बढ़ो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ईजी लगेगा। मर्जर्स एंड एक्विजिशन वापस से सर, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है रट्टा मार के आगे बढ़ो, अपने पास टाइम नहीं है, ये भी बहुत ईजी है सर। क्लियर है क्या तुमको? मैंने बोला देखो सर, इसमें मैंने लिया एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हो सकता है कि अभी ICAI पूछे, क्योंकि नॉट आस्क्ड फ्रॉम 3 अटेम्प्ट्स, पिछले 3 अटेम्प्ट से ICAI ने इसको टेस्ट ही नहीं करा है, ठीक है। तो खाली मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर जाना, आपका उद्धार हो जाएगा। हो सकता है कि IFM में से इस बार आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए सर। कैटेगरी 1 में मैंने सिक्योरिटी एनालिसिस डाला है, लेकिन इसको आप एकदम लास्ट पे करना है सर। लास्ट पे करना है, जब सारे कैटेगरी के 1 चैप्टर हो जाए ना, उसके बाद करना। कैटेगरी 1 के सारे चैप्टर खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि इसकी थ्योरी है ना, थ्योरी वो टफ है। सिक्योरिटी एनालिसिस की थ्योरी कंपैरेटिवली टफ है। कैटेगरी 2 में मैंने डाला है बिजनेस वैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। सर बिजनेस वैल्यूएशन, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इन दोनों में से प्रायोरिटी पहली किसको दे? मैंने बोला बिजनेस वैल्यूएशन को देना, लेकिन आफ्टर यू फिनिश कैटेगरी 1। और उसके बाद डाला है मैंने कैटेगरी 3, जिसमें से तुम एनी 2 चैप्टर करके जाओगे ना तो भी चलेगा सर। फॉरेक्स डेरिवेटिव, सिक्योरिटी वैल्यूएशन। क्लियर है सर? इसमें से तुम एनी 2 करके जाओगे तो भी चलेगा। पूरा वेटेज वाइज भी मैं तुमको बताऊंगा, जो मैंने एनालिसिस करके लाया हूं मई 18 से लेकर के अभी तक के पेपर्स का। अब सर इसमें कैसा है ना, आपको सीक्वेंस भी यही फॉलो करना है। पहले पोर्टफोलियो किया, फिर म्यूचुअल फंड किया, फिर मर्जर्स एक्विजिशन किया, फिर एडवांस कैपिटल बजटिंग किया। या क्या करना है ना, सिलेबस की शुरुआत पहले म्यूचुअल फंड से करना है, वो इजी है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर पोर्टफोलियो किया, फिर मर्जर एक्विजिशन, फिर एडवांस कैपिटल बजटिंग। ऐसे आपको यही सीक्वेंस में फॉलो करना है। क्लियर है कि हाँ, यहाँ पे जो मैंने सीक्वेंस दिया ना उसमें ही फॉलो करना है। फिर सिक्योरिटी एनालिसिस एकदम आखिरी में, फिर कैटेगरी दूसरा, फिर कैटेगरी तीसरा। सर डीप डाइव एनालिसिस से मैं क्या मुद्दे पे आया, क्या कंक्लूजन पे आया? कैटेगरी 1 है ना, आपको आराम से 65 to 70 मार्क्स मिनिमम देके जाएगी आउट ऑफ 118 मार्क्स, ठीक है सर। हाँ, तो प्लीज इसको अच्छे से आपने कर लिया ना सर, इसको अच्छे से आपने कर लिया तो आपका पास होने का जुगाड़ तो पक्का पक्का हो जा रहा है सर। कैटेगरी 2 आपकी 12 to 14 मार्क्स की आपको आने वाली एग्जाम में, ठीक है सर। इसमें भी आपको बिजनेस वैल्यूएशन पहले करना है, अच्छी तरीके से करना है। और कैटेगरी 3 फॉरेक्स, डेरिवेटिव और सिक्योरिटी वैल्यूएशन, 10 से 14 मार्क्स का आपको फॉरेक्स दिखने वाला है सर इस बार। लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था, तो इस बार हाई चांसेस है फॉरेक्स आने के। डेरिवेटिव 8 to 12 मार्क्स, सिक्योरिटी वैल्यूएशन 8 to 20 मार्क्स। कोई भी 2 चैप्टर करके जाओगे तो भी आपका उद्धार हो जाएगा सर। अभी तक फॉरेक्स नहीं किया, क्या करें? अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया, क्या करें? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं किया, क्या करें? सारी की सारी बातें अंदर आने वाली बोला ना,
मैं आपको अंदर एक एक चीज मैं बताऊंगा, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेरीज में लोगों ने मेरे को पूछा ना सर टेलीग्राम में, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। तो ये मैंने बोला वन स्टॉप सोल्यूशन वीडियो है। तो अभी तक आपने कमेंट नहीं किया ना नीचे, तो कमेंट करो। टीएस विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए फाइनल एफआर एंड एएफएम। तहलका मचाना ही है, आग लगानी है, आओ देखते हैं। और लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, लाइक वाइक करो यार, ठीक है सर। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू इंप्लीमेंट 70-100 स्ट्रेटेजी। क्या मटेरियल फॉलो करना है सर? मॉड्यूल क्वेश्चंस आप लोग को इसमें फॉलो करना है। एएफएम में मॉड्यूल इज मस्ट सर। उसमें भी टेस्ट और नॉलेज को आपको पहली प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन करने ही करने। ऐसा नहीं बोल रहा हूं छोड़ देने, पर टाइम ना हो तो पहले टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन करने, फिर इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन करने। पहली प्रायोरिटी टीवाईके के क्वेश्चन, ठीक है सर। सर उसके बाद क्या करना है? आरटीपी एमटीपी नवंबर 24 आप कर लोगे तो चलेगा। उसके बाद भी अगर तुमको टाइम बचता है ना सर, उसके बाद भी टाइम बचता है तो आरटीपी एमटीपी मई 24 कर लेना सर। उसके बाद भी अगर टाइम बचे ना तो आरटीपी एमटीपी मई 24 कर लेना सर। लेकिन पहली प्रायोरिटी एटलीस्ट आपका इतना तो हो जाना चाहिए, मॉड्यूल के क्वेश्चन और आरटीपी एमटीपी नवंबर 24। सर 15 दिन पढ़ के बेसिक से एकदम जीरो से, मैंने 15 दिन पढ़ के जीरो से मैंने चालू किया था, मेरे को 65 मार्क्स आए थे। तो तुम लोग खाली 7 दिन भी दे दोगे ना तो भी 40 मार्क लाना मुश्किल नहीं है। मैंने क्या किया था ना, मेरा दिन का मेजर पोर्शन 70 to 80% पोर्शन, मान लो अगर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं तो मैंने 10 घंटे किसको दे दिए थे सर? मैंने 10 घंटे किसको दे दिए थे? मैंने 9-10 घंटे एएफएम को दे दिए थे। समझ रहे हो क्या? तो भाई आप आज भी 7 दिन आप दे रहे हो ना सर एएफएम को, आप आसानी से पास हो जाओगे। अगर आप आज 0 पे खड़े हो ना तो भी, तो गिव अप करने की तो सोचना ही मत। जिंदगी में गिव अप तुमको करना ही नहीं है साला, आखिरी मोमेंट तक लड़ेंगे। क्या तुमको बात क्लियर है क्या? हाँ सर, कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को आ सकते हैं तो तुमको भी आसानी से आ सकते हैं। बस विश्वास रखना भगवान पे और अपने आप पे। एक्सपेक्टेड पेपर लेवल क्या लग रहा है मेरे को? इस बार लग रहा है पेपर लेवल अबव एवरेज आएगा, क्योंकि देखो एफआर में वो लोग ज्यादा घुमाते नहीं है, हर बार मॉड्यूल में से ही देते हैं। ऑडिट अभी पिछले अटेम्प्ट नहीं घुमाया इन लोगों ने, तो मेरे को नहीं लगता है वापस से ऑडिट टफ होने वाला है। तो मेरे को लगता है कि एएफएम इस बार हो सकता है अबव एवरेज आए, तो इजी आ जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। लेकिन शायद से तुम प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना, ताकि अबव एवरेज भी है तो तुम क्या कर पाओ, उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है सर। हाँ, ताकि घबरा ना जाओ उधर, ठीक है। इजी आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि मेरा प्रेडिक्शन जो है वो गलत साबित हो जाए और तुम लोग का फायदा हो जाए, इजी पेपर आ जाए। सर मई 23 में ना टफ पेपर आया था सर, मई 23 में तो भी पासिंग कंटेंट आपको आईसीआई मॉड्यूल में से मिल गया था। 40 मार्क का जुगाड़ आपका हो गया अगर तुमने उस टाइम पे आईसीआई मॉड्यूल पढ़ा होता ना सर, जिसमें जो भी लोग थे उस अटेम्प्ट में। तो आईसीआई मॉड्यूल मस्ट है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन थी, प्रोवाइडेड यू डिड 100% क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल। यानी वो अटेम्प्ट में क्या ऐसा था ना मई 23 में, मैं तुमको बोल रहा हूँ, मान लो टफेस्ट पेपर भी अगर आ गया, प्रूडेंस के हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो अगर टफेस्ट पेपर भी आ गया, मैं तो कहता हूं ऐसा होना, ठीक है, पर मान लो अगर टफेस्ट पेपर भी आ गया ना तुम, तो उसमें कौन लोग पता है पास कर गए? मैंने बोला 40-50 मार्क का जुगाड़ आसानी से हो गया था, जिन लोगों ने मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। एक भी यानी कि 100% चैप्टर्स किए थे, लेकिन मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, यानी सारे इलस्ट्रेशन, सारे टीवाईके के क्वेश्चन जिसने करे थे ना, वो उस टाइम पे क्या हो गया था, फायदे में आ गया था, ठीक है। हाँ, और बाकी में भी क्या किया था ना, उन लोगों ने मॉड्यूल क्वेश्चंस में थोड़े नए एडजस्टमेंट दे दिए थे, तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है। जितना अपने को आता है उतने अपन ने किए। मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें 10 एडजस्टमेंट है, मैं कहा 4 एडजस्टमेंट तो आते हैं तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी गए भाड़ में, तेल लेने नहीं चाहिए सर। तो उसकी टेंशन वेंशन ऐसा लेने की जरूरत नहीं है, स्टेप वाइज मार्किंग तो मिलती ही मिलती है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, मॉड्यूल हमेशा आपको करके जानी चाहिए। टफेस्ट पेपर में भी, आईसीए के टफेस्ट पेपर में भी इलस्ट्रेशन टीवाईके आपको 40-50 दिलाने के लिए तो एकदम तैयार है। और भी आप लेटेस्ट पेपर की बात करो ना सर, 90% पेपर तो मॉड्यूल में सीधा। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉड्यूल यही है सर, मैं इसलिए बोलता हूँ एएफएम में मॉड्यूल करो। लोग मॉड्यूल को अंडर एस्टिमेट करते हैं सर। 90% पेपर मॉड्यूल में से था मई 24 का। मैंने बोला था ना मॉड्यूल करो, तो बहुत सारे बच्चे जिन लोगों ने फॉलो किया, फिर बाद में उन लोगों ने बोला कि हाँ सर बहुत जबरदस्त आपने अप्रोच दिया था कि मॉड्यूल में से पेपर हमारा आता है। तुम बात समझ रहे हो क्या? वर्स्ट के सिनेरियो में भी तुमको 50% मिलेगा, तो प्लीज मॉड्यूल को तुम स्किप करके नहीं, मतलब स्किप करने का सोच भी नहीं सकते। गीता है, कुरान है, बाइबल है हमारी मॉड्यूल। सर थ्योरी क्या करें सर हम? आईसीआई तो है ना, आईसीआई वो किसी भी चैप्टर में से तुमको थ्योरी पूछ सकता है, किसी भी चैप्टर में से थ्योरी पूछ सकता है। पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि 1.5 डेज में हम सारे चैप्टर्स का सम्स भी कर लें, थ्योरी भी कर लें, आरटीपी एमटीपी भी कर लें। तो मैंने बोला पॉसिबल तो नहीं है। तो भाई आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना है और खाली 5 ही चैप्टर की थ्योरी करनी है। सर कौन से 5 चैप्टर? फाइनेंशियल पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस, सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस लास्ट में रखना क्योंकि उसकी थ्योरी थोड़ी ट्रिकी है। सर खाली हेडिंग करके जाना सर, थ्योरी में अंदर का कंटेंट ओन वर्ड्स में लिखोगे, कुछ भी लिखोगे चलेगा, कुछ भी मतलब कि स्टोरिया मत लिख के आ जाना, उससे कुछ हेडिंग से रेलेवेंट चीजें लिखना, ठीक है सर। हाँ, कैन बी आज दिन एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव। हाँ सर, मैंने एमटीपी देखा, एमसीक्यू में भी थ्योरी पूछी है, डिस्क्रिप्टिव में भी थ्योरी पूछी है, दोनों में कैसी थ्योरी पूछी है मैं अभी आपको बताता हूँ सर। अगर टफ पेपर आया ना सर, टफ पेपर, तो थ्योरी उसमें इजी होती है। यानी अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन टफ हुए ना, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि थ्योरी इजी आएगी,
ठीक है। और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इजी आते हैं ना तो जनरली ऐसा देखा गया थ्योरी जो होती है वो थोड़ी टफ आती है। अब पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है थ्योरी के लिए, मैंने बोला MTP 1 और MTP 2 को एनालाइज करके मैं ये कंक्लूजन पे पहुंचा कि 30 मार्क्स की थ्योरी पूछ रहे हैं वो लोग, 30 मार्क्स की। और अगर आप ऑप्शन में निकाल भी दोगे ना तो भी आपको 26 मार्क्स की तो जक मार के थ्योरी करनी पड़ेगी। इसमें दोनों आ गया, डिस्क्रिप्टिव प्लस MCQ मिला के। सर वर्स्ट केस मान लो कि 15 मार्क्स की जो थ्योरी है ना वो इजी वाली थ्योरी आ गई, इजी वाली यानी जो मैंने ऊपर तुमको 5 चैप्टर बोले ना उसमें से आ गई। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 15 मार्क्स थ्योरी में से उठाना इजी है कि फॉरेक्स में से उठाना इजी है? मैंने बोला भाई थ्योरी में से उठाना इजी है। तो भी लोग क्या गलती करते हैं ना, फॉरेक्स की टेंशन में अपना बाकी सारा सिलेबस क्या करते हैं ना सर, वो लोग बाकी सारे सिलेबस को भूल जाते हो। तो मेहरबानी करके ऐसी गलती मत कर देना अपनी जिंदगी के अंदर, मेहरबानी करके ऐसी गलती मत कर देना। इजियर देन फॉरेक्स है तो प्लीज ये थ्योरी को अच्छी तरीके से करना सर। ये 15 मार्क्स टैकल करना बहुत ज्यादा इजी है। और मैं आपको बोलूं थ्योरी में आपको कुल मिला के आधा दिन भी नहीं देना है, आधा दिन भी नहीं देना है आपको। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। सर देखो MCQ में मैंने देखा MTP 1 MTP 2 का एनालाइज करके वो लोग कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पूछ रहे हैं, यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स है ना उसमें से थ्योरी पूछी जा रही है। और डिस्क्रिप्टिव उसमें वो लोग प्योर थ्योरी चैप्टर्स में से पूछ रहे हैं। ऐसे MTP 1 MTP 2 का एनालिसिस करके मेरे को पता चला। सर AFM की थ्योरी, अब देखो अगर आ भी गई ना कॉन्सेप्चुअल थ्योरी तो गप्पे मार के आ जाना, क्योंकि 1.5 दिन में सब कुछ पॉसिबल नहीं है। अपन तो 4-5 चैप्टर की थ्योरी करके चलेंगे जैसा कि मैंने तुमको बोला। सर AFM की थ्योरी कब आपको पढ़नी है? मैंने बोला जस्ट बिफोर यू स्टार्ट फाइनल प्रिपरेशन ऑफ FR। तो FR का आप जो 4-5 दिन दोगे ना एंड में, उसके जस्ट पहले तुमको AFM की थ्योरी पढ़नी है। आधा दिन देना सर, आधा दिन यानी कि मॉड्यूल में से पढ़ोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो प्लीज किसी टीचर के अगर आपको शॉर्ट नोट्स मिले ना तो प्लीज वो शॉर्ट नोट्स कर लेना जिसमें मिनिमम पेजेस में 4-5 चैप्टर की थ्योरी कवर हो जाए। फिर उसमें से आता है तो आता है, नहीं तो जयराम जी की ऐसा ही अपन करने वाले हैं। क्या तुमको बात क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर बात क्लियर है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में से पढ़ना जिसमें कम पेजेस में थ्योरी हो जाए। और आधे दिन से ज्यादा इसको देना मत, इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करती है आपकी थ्योरी, पर प्लीज इसको करके जाना। ठीक है हाँ सर। सर फॉरेक्स डेरिवेटिव कैसे करें? सर अभी तक हमने नहीं करा है। मैंने बोला खाली एक कर लोगे चलेगा, मैंने कैटेगरी 3 में डाला है ना सर। हाँ तो मैंने बोला खाली एक कर लोगे, दोनों में से चलेगा। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी फैकल्टीज की वीडियो मिल जाएगी टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस की, तो मेहरबानी करके वो वाली वीडियो तो आपको कर ही लेनी है। टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस तो कर ही लेने हैं आपको, मेहरबानी करके। ठीक है सर, दोनों में से एक करना, लेकिन टीवाई के क्वेश्चंस आपको करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मत करने बैठना, यहाँ पे लोग गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन करने जाते हैं फॉरेक्स के डेरिवेटिव का, उस चक्कर में क्या होता है इजी चैप्टर छूट जाते हैं, म्यूचुअल फंड जैसे, मर्जर एक्विजिशन जैसे, और जिसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, पता चला इतने सारे क्वेश्चन के लिए आईसी ने कुछ नया क्वेश्चन बना के दे दिया, यहाँ पे कुछ छोटी सी गड़बड़ होगी फॉरेक्स डेरिवेटिव में, पूरा क्या हो गया ना, सुपड़ा साफ हो गया, यहाँ उधर अपने क्लिक नहीं हुई चीजें। ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत करना, यही गलती करते लोग FR AFM में। जब भी पेपर टफ आते हैं तो तुम देखोगे इजी चैप्टर्स में से वो लोग ज्यादा पूछते हैं, और बच्चे जो है ना प्रिपेयर होते हैं बड़े वाले चैप्टर्स के लिए। वो FR में इंडेक्स 103 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कंसोलिडेशन, इंडेक्स 115 116, यहाँ पे आप आओ तो बोले बड़े बड़े किए, खाली पोर्टफोलियो किया है, फॉरेक्स किया है, डेरिवेटिव किया है, भाई बाकी छोटे छोटे तो किए नहीं। और ICAI को पता है कि तुम लोग ऐसा करते हो, तो ICAI भाई तुम्हारा फायदा उठाएगा। क्लियर है? हाँ सर। सर टफ चैप्टर्स के चक्कर में आपको इजी वाले चैप्टर्स जो है वो छोड़ नहीं देने, इजी चैप्टर्स आपको करना है, शॉर्ट मार्क्स आपको देके जाते हैं। सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मर्जर एक्विजिशन नहीं हो रहा है, रट्टा मारो आगे बढ़ो, अभी समझने का टाइम गया, मेमोराइज कर लो फॉर्मूला, आपका आसानी से हो जाएगा। सर रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस में पहले आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद ही थ्योरी करना है, क्योंकि मैंने बोला सिक्योरिटी एनालिसिस जो थ्योरी है थोड़ी सी टफ है। क्लियर है? सर राउंडिंग ऑफ का वीडियो हम अभी देखें क्या? देखो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस ही देखना है, वो भी टाइम मिले ना तो देखना, टाइम मिले ना तो ही देखना है आपको। राउंडिंग ऑफ का वीडियो आपको कब देखना है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो राउंडिंग ऑफ है ना बहुत बार किस्मत के हिसाब से होता है। ICAI तो मना करता है, ICAI तो क्या बोलता है ना, मना करता है कि भाई राउंडिंग ऑफ के मार्क्स नहीं कटने चाहिए, नहीं कटने चाहिए। पर एग्जामिनर लोग पागल होते हैं, उनको एकदम बट टू बट चाहिए होता है, तो उनको कुछ समझ नहीं आता है, एकदम अपने ही मन मस्ती में वो लोग पेपर चेक करते हो, जरा से भी डिफरेंस होता है ना तो वो लोग मार्क्स काट देते हैं। ठीक है हाँ, तो आपकी किस्मत पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, तो प्लीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस देखना, अभी मत देखना उसको। ठीक है हाँ। अब बड़े ध्यान से सुनना अगली बात को, क्वेश्चन आपको आएंगे फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर। AFM एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। तो आपको लग रहा हो ना भाई ये चैप्टर में 3-4 चैप्टर छोड़ देता हूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक चैप्टर छोड़ोगे वहां तक चलेगा, लेकिन प्लीज 4-5 चैप्टर को छोड़ के मत चला जाना, हर एक चैप्टर में से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। और एक चैप्टर भी जब आप छोड़ रहे हो तो आपको तभी छोड़ना जब आपने बाकी के सारे चैप्टर्स थॉरोली अच्छे से कर लिए हो। बहुत सारे बच्चे भी क्या करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं, एक टीचर की रिवीजन वीडियो उठाएंगे, दूसरे टीचर के नोट्स उठाएंगे, तीसरे टीचर के क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, फिर कंपैरिजन खेलेंगे। भाई एक फैकल्टी पे भरोसा करो और आंख बंद करके उसको फॉलो करो। कंपैरिजन खेलने का समय चला गया है, वो आपको पहले करना था क्लास लेते समय। ठीक है, नो नीड टू प्रैक्टिस सेपरेटली फॉर MCQs। बच्चे बोलते सर MCQ का टाइम नहीं मिला, भाई टाइम निकालना ही नहीं था। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को वो लोग 2-2 मार्क के MCQ में बना के भेज देंगे। BOS पोर्टल के MCQ आपको कब करने हैं? ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। नहीं तो भूल जाना BOS पोर्टल करके कोई चीज बनाइए, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं सर, सारे मतलब सारे चैप्टर के। उसके बाद ही आपको BOS पोर्टल पे जाना है MCQ की प्रैक्टिस करने के लिए, वो खाली प्रैक्टिस पर्पस के लिए है। आपका मेन फोकस शुड बी ऑन सिलेबस कंप्लीशन। फोकस आपको करना है केवल और केवल लिमिटेड कंटेंट पे, क्योंकि आज आप जितना भी पढ़ लोगे ना 1.5 डेज में आपको
टाइम नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए मैंने तुमको बोला खाली मॉड्यूल के क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी कर लो चलेगा, बल्कि क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं करोगे चल जाएगा। सर मिस्टेक्स आपको राइट डाउन करनी है अपनी। एक क्वेश्चन आपने उठाया, उधर 5 एडजस्टमेंट है, आपको पता है मैं ये 2 एडजस्टमेंट में ही अटक रहा हूं, तो ठीक है उस क्वेश्चन के बाजू में तुमको लिख देना है कि भाई मैंने इधर मिस्टेक करी, ताकि अगर 1.5 डेज में तुमको पूरा क्वेश्चन रिवाइज करने का टाइम ना मिले तो खाली वो मिस्टेक देख लो ना, तो भी आपका काम चल जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हो। फिर क्या तुमको बात क्लियर है? क्या अलग से नोटबुक नहीं बनाओगे चलेगा, लेकिन प्लीज इधर बाजू में मिस्टेक को नोट डाउन कर लेना, ताकि तुमका 1.5 डेज में तुमको ध्यान आ जाए हाँ मैंने पहले इसमें मिस्टेक कर रखी। पेपर अगर टफ आता है तो पास पेपर में से आता है, आरटीपी में से आता है, एमटीपी में से आता है, लेकिन सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है अपन ने क्या किया, जो अपना लिमिटेड कंटेंट है उसको ही बार बार करोगे, आसानी से पास हो जाओगे। सर डिस्क्रिप्टिव में एमटीपी से मेरे को पता चला 2 मार्क के, 4 मार्क के, 6 मार्क के, 8 मार्क के, 10 मार्क के भी क्वेश्चन आईसीआई पूछने वाला है तुमको। मोस्ट आस्क्ड क्वेरीज टेलीग्राम पे देखना सब लोग, बहुत तुम्हारा फायदा होने वाला है सर, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेरी पूछी है लोगों ने। अनेबल टू रिकॉल, हम लोग है ना रिकॉल नहीं कर पा रहे, कल हमने पढ़ा था चीजें भूल गए। क्विक रिवीजन कैसे करें सर, मैंने क्या बोला, तुम लोग क्यूमुलेटिव रिवीजन कर लो, जो कल पढ़ा था आज पढ़ लो, लेकिन बोला सर एएफएम तो बहुत बड़ा है, एक एक सम हम लोगों ने लिख के प्रैक्टिस किया था, आज हम वापस से करें क्या? मैंने बोला पागल हो क्या, किसने बोला? ओरली देख लो ना भाई, ओरल क्यूमुलेटिव रिवीजन कल ही तो लिख के किया था, तो आज तुमको याद होगा, फटाफट कैलकुलेटर पे घुमाओ, स्क्रिबल करो, फटाफट जितना तुमको याद है उतना उतना तुम रिवीजन करते जाओ। क्लियर है? ओरली करोगे तो भी चलेगा, कल ही तुमने पढ़ा है तो इतना कोई टेंशन नहीं आएगा। तो भाई जो क्यूमुलेटिव रिवीजन है वो बेस्ट मेथड है तुम्हारा अच्छी तरीके से रिकॉल करने का चीजों को। प्रेजेंटेशन मेथड मैं बोलता हूँ आईसीए के हिसाब से रखनी चाहिए, वर्किंग नोट ओन मेथड में लिखोगे चलेगा, लेकिन सर हमने किसी फैकल्टी की बुक यूज कर ली है, रिवीजन वीडियो देख लिया है, क्लास ले लिए, उसका जो प्रेजेंटेशन मेथड था आईसीए से थोड़ा अलग है तो चल जाएगा, अब उसको रेक्टिफाई करने मत बैठना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। 60-70% भी अगर सेम हुआ ना तो भी चलेगा सर, 60-70% सेम हुआ तो भी चलेगा, बस देख लेना फाइनल आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं। अभी ज्यादा माथाफोड़ी मत करने बैठना कि मैं मॉड्यूल के हिसाब से वो सोल्यूशन करूँ, क्योंकि अब वो टाइम चला गया, वो चीज तुमको पहले करनी थी, अभी नहीं करी तो टेंशन मत लो। 60-70% भी अगर आपका मैच हो रहा है तो आप चलेगा, आसानी से पास हो जाओगे। सर फॉरेक्स स्किप कर दूं क्या? फॉरेक्स मैंने बोला एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चंस तो करके चले जाना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है नवंबर 24 में से, शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है सर, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं आया। हाँ लेकिन आप छोड़ सकते हो अगर आप अदर चैप्टर्स अच्छी तरीके से कर रहे हो, जैसे मैंने कैटेगरी 3 में बोला ना, अगर आप बाकी 2 कर रहे हो तो फॉरेक्स को छोड़ देना, ठीक है। मॉक्स आपको कब देने? 60-65% सिलेबस हो जाए उसके बाद ही मॉक देने हैं, उसके पहले मॉक नहीं देना। 40% सिलेबस में आपको मॉक नहीं देना है कभी भी, 50% में मॉक नहीं देना है। अगेन मैं मॉक्स के खिलाफ नहीं हूं, पर 60-65% सिलेबस हो जाए फिर बिंदास तरीके से मॉक दो, आपको कभी मना नहीं करूंगा मैं। क्या मॉड्यूल के क्वेश्चन इनफ है क्या? एक बंदे ने मेरे को पूछा, मैंने उसको पूछा कि तूने मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए क्या? तो बोलता है नहीं सर मॉड्यूल के क्वेश्चन तो नहीं करे। भाई ये सवाल तब आना चाहिए जब तू सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस करके आ गया और फिर तू मेरे को बोल रहा है सर मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए हैं अब और कुछ करूंगा कि खाली मॉड्यूल के क्वेश्चंस इनफ है। मैंने बोला भाई प्लीज तू पहले खाली मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो कर ले, टाइम नहीं है तो खाली मॉड्यूल करके चले जाना, टाइम नहीं है तो। क्या तुमको बात क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर खाली मॉड्यूल करके चले जाना, आपका उद्धार हो जाएगा, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है, ठीक है। तो टाइम नहीं है तो सिर्फ मॉड्यूल पे आपको फोकस करना है। सर रिपीट क्वेश्चन आपको कट कर देने, काम के नहीं है। स्मॉल क्वेश्चंस आपको कट कर देने, बहुत ज्यादा स्मॉल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, 1-1 2 लाइन में उसका आंसर होता है टेस्ट और नॉलेज में, जो कि आपको खाली कंसेप्ट समझाने के लिए होते हैं, तो उसको छोड़ोगे चल जाएगा सर। इजी क्वेश्चंस भी आपको रिवाइज करने हैं, ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि सर इजी क्वेश्चन है मैं इसको 1.5 दिन में रिवाइज नहीं करूंगा चल जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। फिर इजी क्वेश्चन आता है पेपर में और तुमको उधर क्लिक नहीं होता क्योंकि तुमने रिवाइज नहीं किया। ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल इररिलेवेंट है, अभी भी बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर देना भाई, मजा कराएंगे अभी अपन। बोल बोल के गला सुखवा दिया तुम लोगों ने। आओ फॉर्मूला की शीट बनानी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, मर्जर एक्विजिशन के, ब्लैक स्कोल्स मॉडल, जितने भी फॉर्मूला है भाई एक फॉर्मूला की शीट बनाना ताकि 1.5 दिन में आसानी से रिवाइज कर पाओ। रिटर्न प्रैक्टिस करने का समय चला गया, बहुत कम का आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना है, बहुत कम क्वेश्चंस का। मान लो हर एक चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चन का मुश्किल से आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना है अच्छे से, वो भी नहीं करोगे ना तो चलेगा, लेकिन स्क्रिबल आपको अभी ज्यादा करना है। सर बोलेंगे लोग, बोलेंगे सर कैसे हमको याद होगा? सर हम लोगों ने अगर रिटर्न प्रैक्टिस नहीं किया है तो हमको कैसे क्वेश्चन याद आएंगे? स्क्रिबल करो ज्यादा। सर स्क्रिबल क्या होता है? आपको क्या करना है ना, कैलकुलेटर उठाना है, रफली आपको खाली फिगर्स लिखते जाने, रफ नोटबुक उठानी है, रफली आपको खाली फिगर्स लिखते जाने, पर्टिकुलर्स को स्किप करना है, पर्टिकुलर्स नहीं लिखना है, खाली फिगर्स लिखते जाना। आपको क्या है ना, ऊपर से आपको खाली रफली सॉल्व करना है, स्क्रिबल करना है हाथ से। क्या तुमको बात समझ में आती है? हाँ। और जो क्वेश्चन कैलकुलेटर पे हो रहे हैं उसको जाने दो, कैलकुलेटर से आगे जाने दो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है एक चीज को लिख के करने का। स्मॉल चैप्टर से चालू करना सर, जैसे कि म्यूचुअल फंड, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लोग क्या चालू करते हैं ना, आज उठाऊंगा फॉरेक्स, तहलका मचा दूंगा, आग लगा दूंगा। फॉरेक्स उठाया, डेरिवेटिव उठाया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उठाया, भाई साहब उधर ही उनका कॉन्फिडेंस टूट गया, इजी चैप्टर्स तक पहुंच ही नहीं पाए। पता चला फॉरेक्स इतना सारा किया, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं, डेरिवेटिव की एग्जाम में कुछ पूछा ही नहीं। तुम समझ रहे हो क्या? हाँ सर। तो प्लीज स्मॉल चैप्टर से उठाना, आपका एक मस्त सा कॉन्फिडेंस आता है,
इजी चैप्टर्स मत छोड़ना हार्ड चैप्टर्स के चक्कर में। आर कॉन्सेप्ट नोट्स इनफ इफ वी आर प्लानिंग टू लीव एनी चैप्टर? नहीं भाई, तू कॉन्सेप्ट नोट करेगा ना उतने टाइम में तो तू क्या कर लेना, मॉड्यूल के कोई टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन करे, एलडीआर कर ले। कॉन्सेप्ट नोट्स अच्छे होते हैं मैं मान रहा हूं, लेकिन वो रिप्लेसमेंट नहीं है ना सर क्वेश्चन सॉल्विंग का। तुम बोल रहे हो अगर मैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ रहा हूं तो खाली कंसेप्ट नोट देख के चलेगा तो चलेगा? मैंने बोला भाई तू कंसेप्ट नोट देखने में अगर 2 घंटे लगाएगा, वो 2 घंटे तेरे वेस्ट है अगर तू वो क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर रहा है। तो इससे अच्छा भाई तू कोई वीडियो देख ले यूट्यूब पे जिसमें वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो भाई तूने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, भले 2 की जगह 3 घंटे लग गए तो भी चलेगा, लेकिन मेहरबानी करके खाली कंसेप्ट नोट के भरोसे मत जाना। उसके अलावा बहुत सारे लोग का ये भी डाउट होता है सर हमारे फैकल्टी ने हमको कंसेप्ट नोट्स नहीं दिए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस कराने, चलेगा क्या? बिंदास तरीके से चलेगा। सारे टीचर का क्या होता है ना, अपना अपना स्टाइल होता है, कोई कंसेप्ट नोट्स के साथ पढ़ाता है, कोई डायरेक्टली पढ़ाता है, तो ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है कि आपको कंसेप्ट नोट्स करने ही पड़ेंगे। करो तो अच्छा है, नहीं करो तो भी अच्छा है, सबका अलग अलग अप्रोच है, सारे फैकल्टीज बेस्ट होते हैं। रिविजन है ना बहुत टाइम ले रहा है सर, क्या करें? मैंने बोला भाई सारे क्वेश्चन मत सॉल्व करने बैठना, क्वेश्चन महंगे। मैं इधर गला चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के मैं बता रहा हूं तुमको कि खाली एलडीआर क्वेश्चंस कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना, तो भी तुम क्या करते हो, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो। तो प्लीज सारे क्वेश्चंस मत सॉल्व करना, जो आप मार्क करते जा रहे हो, जो आपकी फैकल्टी ने मार्क कर रहे हैं उसको पहले अच्छे से कर लेना, और सारे क्वेश्चन हाथ से मत सॉल्व करके बैठना, स्क्रिबल करना आपका हो जाएगा। टाइम बाउंड स्टडीज आपको करनी है। मैंने सोचा फॉरेक्स को मैं आज 4 घंटे दूंगा, तो 4 घंटे ही देने, 5वें घंटे पे फिर मैं क्या कर लूंगा, दूसरा चैप्टर उठा लूंगा, चाहे फॉरेक्स जितना भी आओ, तभी आपका टाइम पे सिलेबस फिनिश हो पाएगा। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स सर, मार्क्स होते हैं क्या फॉर्मूला के एएफएम में? मैंने बोला भाई क्या करो ना सर, आईसीआई क्या करता है ना, कोई कोई क्वेश्चन में मार्क्स अलॉट करता है अगर आप मॉडल सोल्यूशन देखोगे तो, और कोई कोई क्वेश्चन में मार्क्स अलॉट नहीं करता है फॉर्मूला के। तो आपको क्या करना है ना, इनिशियली आपको 1-2, जब आप पेपर लिखने बैठोगे इनिशियली आपको 1-2 आंसर में फॉर्मूला दिखा देने, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होता है तो फिर आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो चलेगा। पर फॉर्मूला का एक फायदा क्या होता है ना, आपको पता है ना फॉर्मूला आपने लिख दिया आपके सामने, अब आपको उसमें खाली फिगर्स बताने, तो गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, हाँ सर ये उसका फायदा होता है। पर ठीक है, अगर आपको नहीं लिखना, आप फॉर्मूला के बिना भी कर पा रहे हो, तो बाद में आप एंड में नहीं लिखोगे चलेगा, क्योंकि तब अपने को पेपर सॉल्व करना मेन होता है, तो एंड में नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में दिखा देना 1-2 क्वेश्चन में उसको। सर कंसेप्ट वीडियो एक है और क्वेश्चन वीडियो एक है यूट्यूब पे। क्वेश्चन वीडियो में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, कंसेप्ट वीडियो में कंसेप्ट वो लोग सिखा रहे हैं, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने। तो भाई मैंने क्या पर्सनली फॉलो किए थे वो मैं तुमको बता रहा हूं, मैंने क्वेश्चन वीडियो फॉलो किए थे क्योंकि भाई मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं चाहता था कोई मेरे को क्वेश्चन ही करवा दे। तुमको कंसेप्ट वीडियो से हो रहा है तो भाई कंसेप्ट वीडियो करो, ऐसा कोई भी कंपल्जन नहीं है, तुमको जो फैकल्टी सही लग रही है वो करो, सारी फैकल्टीज बेस्ट होती है। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ आंसर मैटर नहीं करता है, पहले मेन सोल्यूशन लिखोगे, वर्किंग नोट लिखोगे, मतलब पहले मेन सॉल्यूशन फिर वर्किंग नोट, पहले वर्किंग नोट फिर मेन सॉल्यूशन, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट करके जाओ कमेंट में दैट एस विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीएफएन एफआर एंड एएफएम। तहलका मचाना है, आग लगानी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना भाई, सब्सक्राइब करो प्लीज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।